हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, बिहार का पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। बिहार भारत में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होती है। बिहार में जूट उत्पादन में महत्वपूर्ण जिले हैं पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया आदि। बिहार में सर्वाधिक चावल का उत्पादन रोहतास जिले में होता है। उत्पादकता में जो है पश्चिम चंपारण जो है ये है। और देखिए कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किशनगंज जिले में होता है। बिहार में गेहूं के उत्पादकता के आधार पर प्रथम स्थान बेगूसराय जिले का है। बिहार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक गेहूं जो है उत्पादन रोहतास जिला में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया। तो 39 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी 2006 में। तो देखिए कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया। बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 बनाया गया है। बिहार में नगर पालिका का चुनाव 2 चरणों में दिसंबर 2022 में हुआ है। बिहार में प्रथम बार मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनताओं द्वारा किया गया। बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी दीपक प्रसाद हैं जून 2023 के अनुसार। बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है ये दीपक प्रसाद है जून 2023 के अनुसार। 40 नंबर कहता है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। तो देखिए 40 का राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, कैप्टन डनवर। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कैप्टन डनवर था। जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व जो है इसके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने यहां विद्रोह को दबा दिया। बलिया के समीप अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। वीर कुंवर सिंह ने करीब 10,000 सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किया, जिसमें दानापुर छावनी से विद्रोह कर आए सैनिक भी सम्मिलित हो गई। दानापुर के करीब 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों को कैप्टन डनवर के नेतृत्व में आरा भेजा गया, लेकिन 29-30 जुलाई को इन्हें पराजित होना पड़ा। कुंवर सिंह ने कहा था कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन रहा है। 41 का सी जर्मनी। तो भारत के ओडिशा में संपन्न FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के विजेता टीम जर्मनी रही है, जबकि उपविजेता टीम बेल्जियम रही है। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप ओडिशा में हुआ है। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकलास वेलेन जर्मनी का है को चुना गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है वेंसेट वनास जो कि बेल्जियम का है इसे चुना गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 42 है कि नीति आयोग के CEO कौन है। सी ऑप्शन। तो देखिए कि नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम है। कहता वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी है। ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर सुमन के बेरी है और नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि 17 दिसंबर 2023 को सिक्किल नाटेशन नीला का निधन हो गया, वह थी। तो 43 का बी ऑप्शन, बांसुरी वादक। 17 दिसंबर 2023 को शिक्किल नाटेश्वर नीला का निधन हो गया।
वे प्रसिद्ध बांसुरी वादक थी। सितंबर 2023 को भारतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन किस देश से हुआ था? 44 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यूएसए। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन यूएसए देश से हुआ था। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा यूएसए से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बल की इकाई खाली स्थान है। 45 का बी ऑप्शन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए कि बल की इकाई जो है ये किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। पृष्ठ तनाव का इकाई न्यूटन प्रति मीटर। जड़त्व आघूर्ण का इकाई किलो वर्ग मीटर। श्यानता का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य का होता है न्यूटन मीटर या जूल। घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। 46 है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, 46 का होगा बी ऑप्शन, 32 ग्राम। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होगा। ठीक है, जैसे O2 का 16 × 2 यानी 32 ग्राम। अब देखिए 1 मोल ऑक्सीजन का अर्थ होता है 32 ग्राम। 1 मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं या आयनों की संख्या नियत रहती है, इसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 एटम्स या मोलिक्यूल्स या आयंस। क्वेश्चन नंबर 47, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है 32 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 है कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 47 का होगा सी, भस्मीकरण। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका भस्मीकरण है। ठीक है, कंपोस्टिंग विधि के तहत सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदूषित मृदा के साथ कृषि अपशिष्ट को मिलाया जाता है। चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ को 3 श्रेणी में बांटा गया है, पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 48, मानव कान में इनमें से कौन सा हड्डी पाया जाता है? 48 का होगा डी ऑप्शन, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए मानव कान में मेलियस, इनकस तथा स्टेप्स नामक हड्डी पाया जाता है। ठीक है, देखिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स यानी कान की हड्डी स्टेपिस होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों का संख्या 206 है। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि दोलन करते लोलक का गोलाक जो है 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलाक का आवर्त काल है। तो 49 का देखिए, 49 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन यानी 2 सेकंड। तो दोलन करते लोलाक का गोलाक जो है 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलाक का आवर्तकाल होगा 2 सेकंड। देखिए 2 बार मध्य बिंदु से गुजरने पर एक पूर्ण दोलन होता है। 2 बार मध्य बिंदु से गुजरने पर क्या होता है? एक पूर्ण जो है दोलन, एक पूर्ण दोलन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आवर्त दोलनों की संख्या बराबर होता है, दोलनों की संख्या बराबर माध्य स्थिति से गुजरने की संख्या। ठीक है, दोलनों की संख्या बराबर होता है माध्य स्थिति से गुजरने की संख्या और नीचे में होता है 2। ठीक है, नीचे में 2। तो यहाँ पे देखिए कि माध्य स्थिति से कितना 100 बार गुजरता है, तो 100/2 यानी जो है ये हो जाएगा 50। ठीक है, 100/2 यानी 50 हो जाएगा। आवर्तकाल बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए
हम निकालिए दोलनों की संख्या यानी माध्य स्थिति से गुजरने की संख्या बटा 2। आवर्तकाल देखिए, आवर्तकाल आवर्तकाल यानी टी बराबर, आवर्तकाल बराबर होता है कुल समय, आवर्तकाल बराबर कुल समय बट्टे दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या। ठीक है, तो आवर्तकाल बराबर होता है यानी कुल समय बट्टा दोलनों की संख्या। तो कुल समय है 100 और दोलनों की संख्या है 50, कट के कितना होगा 2 सेकेंड। तो इसीलिए इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल यानी 1/t यानी सेकेंड इनवर्स जो है रेशियो होता है, यानी HZ कह सकते हैं हर्ट्ज। तो आवृत्ति होता है 1/आवर्तकाल यानी 1/t, और तरंग का वेग होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। ठीक है, यानी v बराबर होता है n लेम्डा, v बराबर n लेम्डा। ठीक है, तो याद रखना है तरंग का जो वेग होता है ये होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में कौन सा सही है। 50 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या होगा, तो ई ऑप्शन। तो दर्पण की ओर मुख्य अक्ष से के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अतः चित्र आप डी देख सकते हैं। कहता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई जो प्रकाश की किरणें हैं ये परावर्तन के बाद जो है फोकस से गुजरती हैं। जैसे आप ये वाला देखिए, ये फिगर, ठीक है, गुजरती हैं। जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जो है गुजरती है, प्रकाश अक्ष के समानांतर गुजरती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः, तो अवतल की होती है ऋणात्मक, उत्तल का धनात्मक और समतल का अनंत। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। ए ऑप्शन श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम स्थान से संबंधित है। टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। ठीक है, टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों को जैकोबिन क्लब स्थापित करने की अनुमति दे दी थी तथा स्वयं जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के मंदिर में मरम्मत करने तथा शारदा देवी की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया था। थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान के लिए कहा था कि टीपू नई रीति चलाने वाली यह अशांत आत्मा है। टीपू सुल्तान ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हैदर अली ने लड़ा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। 52 का होगा ए ऑप्शन सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैंडल पीक की ढलान से ही अंडमान की एकमात्र नदी कलपोंग नदी निकलती है। सैंडल पीक की ऊंचाई 737 मीटर अर्थात 2418 फीट है। माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी
और 13वें बड़े भारत का बंदरगाह भी है। कहता है कि माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में स्थित है, ठीक है, 515 मीटर जो है। और माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में स्थित है, 460 मीटर। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में स्थित है। बैरन और नरकोंडा ज्वालामुखी द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम सुपुप्त ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान में अवस्थित बैरन ज्वालामुखी 150 वर्ष के बाद पुनः 1991 में सक्रिय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान जो है हुआ? तो राइट आंसर तो बी होगा कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार काफ़ी सफल रहा। 7 अप्रैल 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल की सभा में यह जो है निर्णय जो हुआ कि यदि बंगाल विभाजन किया जाता है तो स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। उदारवादी स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। उग्र विचार वाले इसे संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई में, लाला लाजपत राय ने पंजाब में, चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वशासन शब्द का प्रयोग आधुनिक संदर्भ में सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया और कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में जीके गोखले की अध्यक्षता में हुआ। इस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया लेकिन पारित नहीं हुआ। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद है बहिष्कार तथा स्वदेशी के रणनीति को लेकर गरम दल नरम दल के बीच मतभेद उत्पन्न हो गई। यह कांग्रेस विभाजन का मौलिक कारण बना। 1907 में कांग्रेस के सूरत फूट का तत्कालीन कारण अध्यक्ष पद को लेकर हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? 54 का सी, इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो इलबरी तुर्क जाति का पहला मुस्लिम शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। यह 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। उसके बाद है खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्य कुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने इसे अमीर उल उमरा का पद सौंपा था। इल्तुतमिश आरंभ में मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया था। ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के आदेश पर ऐबक ने खरीदा था। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के वंशज ने ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक अभी भी सुल्तान का पद धारण नहीं किया और खुतबा में नाम नहीं संलग्न करवाया और न ही अपने नाम के सिक्का चलवाया। इस प्रकार ऐबक अपने को मोहम्मद गोरी और उनके वंशज का गुलाम ही समझते रहे। इल्तुतमिश को ऐबक ने अपना दामाद बनाया। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व जो है बदायूं के गवर्नर था। बलबन भी इलबरी जाति के तुर्क था। 55, क्वेश्चन नंबर 55 है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर
कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? 55 का बी, महात्मा गांधी को। जलियांवाला बाग का हत्याकांड में कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने तहकीकात समिति बनाया। इस हत्याकांड की विश्व स्तर पर आलोचना हुई। हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज़ों ने हंटर समिति का गठन किया। मालवीय समिति में अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य थे। हंटर समिति में 3 भारतीय सर चिमन लाल सीतलवार, शहजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण शामिल थे। मालवीय समिति में गांधी सहित मोतीलाल नेहरू, उसके बाद है CR दास, अब्बास तैयबजी, पुपुल जयकर आदि शामिल थे। हंटर समिति ने 339 व्यक्तियों की हत्या की पुष्टि की। मालवीय समिति ने 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या होने की संभावना व्यक्त की। गांधी जी ने हंटर समिति को पन्ने दर पन्ने निर्लज्जतापूर्वक सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जलियांवाला बाग के विजिटर्स बुक में लिखी कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। इन्हें भारत में ऑल इंडिया लेवल के प्रथम आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध चलाया। इसी समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में जो है दंड गठन किया। क्वेश्चन नंबर 56 है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वे हैं? तो 56 का होगा बी ऑप्शन, यानी मंगल और बृहस्पति। तो देखिए इसमें जो है, इसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह को सीरस कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह अपने आकार में ग्रहों से छोटा और उल्का पिंड से बड़ा होता है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह अनियमित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोटक के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। महाराष्ट्र में अवस्थित लोनार झील का निर्माण क्षुद्र ग्रह से हुआ है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है और सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि 57, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बी ऑप्शन, नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव शासक की उपाधि महामल थी। इन्होंने ही महाबलीपुरम शहर की स्थापना करवाया। महाबलीपुरम तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। रथ मंदिर के पत्थर को काटकर की गई शिल्पकारी अद्भुत है। यहाँ 8 रथ मंदिर हैं जिसमें 5 पांडव एवं द्रौपदी के नाम पर है। इसमें धर्मराज मंदिर सबसे बड़ा और द्रौपदी मंदिर सबसे छोटा है लेकिन सबसे सुंदर है। अर्जुन और द्रौपदी के रथ क्रमशः शिव और दुर्गा को समर्पित है। इन सभी मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट का शासनकाल 630 से 68 AD तक था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव वंश के महानतम शासक थे। रथ मंदिर को शोर टेम्पल यानी तट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रथ मंदिर को एकाश्मक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रथ मंदिर को सप्त पैगोडा नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? 58 का होगा सी, अनुच्छेद 22। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद
22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को 24 घंटा के अंदर न्यायालय में उपस्थित किए जाने का अधिकार देता, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता। साथ ही बंदी बनाए गए जाने के कारण को जानने का भी अधिकार नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार निरोधक विरोध कानून के अधीन जो है प्राप्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले देख लीजिए कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। और 1978 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी केस में विस्तृत परिभाषा अनुच्छेद 21 का दिया है। 59 क्वेश्चन नंबर 59 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति 1950 से 1962 ईस्वी तक रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक के लेखक आचार्य नरेंद्र देव हैं। प्राइवेट फेस ऑफ अ पब्लिक पर्सन, इसके लेखक है अरुणा आसफ अली। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं ये है सत्याग्रह एट चंपारण 1922, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति और खादी का अर्थशास्त्र। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1946 में लिखी गई। राजेंद्र प्रसाद द्वारा देश नाम से पत्रिका निकाले गए। आचार्य नरेंद्र देव द्वारा विद्यापीठ, समाज, जनवाणी, संघर्ष और समाज जैसे पत्रिका निकाला गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है। 60 का ए रेहला। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने यात्रा वृत्तांत को रेहला नामक पुस्तक में लिखा है। यह मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता का मुसलमान यात्रियों में सबसे महान माना जाता है। अनुमानतः यह लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी और मुहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। वह 7 वर्ष तक काजी के पद पर कार्य किया। 1342 ईस्वी में तुगलक ने जो है उसे चीन के बादशाह के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा। 1354 में वे अपने वतन मोरक्को वापस पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है। 61 का होगा सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। माता पिता और गुरुओं का आदर करना मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। यह भारतीय संस्कृति का जीवंत परंपरा है। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान अशोक का धर्म को अंग है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ा गया है। संविधान संघ की समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर इसे संविधान का हिस्सा बनाया गया। 11वां मौलिक कर्तव्यों को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भी संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 है कि भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई, तो सी ऑप्शन। भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। 1881 से निरंतर 10-10 वर्षों पर भारत में जनगणना की जा रही है। 1921 की जनगणना वर्ष को भारतीय जनसंख्या का
महाविभाजक वर्ष माना जाता है। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। 2011 तक भारत की जनसंख्या को 15 बार गणना की जा चुकी है। 1949 के बाद गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा जनगणना कराई जाती है। 1951 के जनगणना को भारत में जनसंख्या की दृष्टि से लघु विभाजक रेखा माना जाता है। 1951 से 1991 के बीच भारत में जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति रही है। भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण 2070 के आसपास में हो सकती है। 63 कहता निम्नलिखित से किस मरुस्थलीय मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। 63 का ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ किया था। इन्होंने बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तुएं की कीमत को निर्धारित की गई थी। बाजार नियंत्रण के सर्वोच्च संगठन दीवान-ए-रियासत नामक पद का गठन किया गया। साथ ही शहना-ए-मंडी, मुन्हियान, बरीद आदि को भी नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी में उलेमा वर्ग पर भी नियंत्रण रखा। यह पहला सुल्तान था जो दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त किया। शहना-ए-मंडी में खाद्यान्नों की बिक्री होती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 64 है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 64 का होगा ए। कैबिनेट मिशन 1964 के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्यों में सर स्फोर्ड क्रिप्स और ए.के. अलेक्जेंडर थे। पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। मार्च 1946 को यह मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 में मिशन अपना प्रस्ताव प्रकाशित करवाया। ठीक है, और कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया गया और ठीक है किया गया। 16 मई 1946 में मिशन अपना प्रस्ताव प्रकाशित करवाया। कांग्रेस ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया, जबकि मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था, लेकिन बाद में स्वीकार किया। इस प्रस्ताव के द्वारा अंतरिम ने सरकार के गठन किया जाता था। 16 मई 1946 में मिशन अपना प्रस्ताव प्रकाशित करवाया। कैबिनेट मिशन के पाकिस्तान के मांग को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप अस्वीकार कर दिया। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और वेवेल ने मई 1946 में कैबिनेट मिशन को अपना प्लान प्रस्तुत किया, जिसे वेवेल का ब्रेकडाउन प्लान कहते हैं। 65 अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी अलीपुर बम मामला। तो अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर बम कांड को ही मानिकतल्ला बम षड्यंत्र या सम्राट बनाम अरविंद घोष के नाम से भी जाना जाता है। यह 1908 में भारत में प्रायोजित एक आपराधिक मामला था। इस मामले में अनुशीलन समिति के नई राष्ट्रवादियों को बंदी बनाया गया। अरविंद घोष जो है उनका भाई बारिंद्र घोष सहित लगभग 3 दर्जन क्रांतिकारियों को आरोप लगाया गया। अरविंद घोष और साथियों का मुकदमा C.R. दास के द्वारा लड़ा गया।
मुकदमे को सजा काटने के बाद अरविंद घोष सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है। और देखिए कि अलीपुर षड्यंत्र केस में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था। नरेंद्र गोसाई ने कन्हैया लाल दत्त ने नरेंद्र गोसाई को जेल से ही 31 अगस्त 1908 को हत्या कर दी। अरविंद घोष पांडिचेरी के ओरोविले आश्रम रहने लगे। 1908 में अनुशीलन समिति को गैर जो है कानूनी घोषित जो है किया गया। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से संबंधित है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाधा जतीन के नाम से जाना जाता है। 66 नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित सतपुरा श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुरा श्रेणी है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के जल विभाजक का काम करता है। ठीक है। इसका फैलाव गुजरात से पूर्व और उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर तक है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों में फैली है। विंध्याचल पर्वत का मुख्यतः विस्तार मध्य प्रदेश में है और प्राचीन गोलाकार पर्वत का उदाहरण विंध्याचल पर्वत है। 67 क्वेश्चन नंबर 67 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम। बी ऑप्शन एल्काइन एवं एथाइन। तो C2H2 की सजातीय श्रेणी और IUPAC नाम क्रमशः एल्काइन एवं एथाइन है। ठीक है। अब देखिए कि इसके दो क्रमागत के बीच यानी सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। किसका होता है? CH2 तथा इनका एक ही सामान्य सूत्र होता है। ठीक है। इसके रासायनिक गुण समान होते हैं और इनके दो क्रमागत यौगिकों के बीच 14 AMU का अंतर होता है। 68 दो प्रतिरोध को 2 ओम 6 ओम को श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है और इन संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। 6 ओम वाले प्रतिरोधक के धारा ज्ञात करें। तो देखिए ये जो है यानी इस तरह से जो है इसको बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपको प्रतिरोध R1, ये हो जाएगा R2। ठीक है। इसको जो है 12 वोल्ट बैटरी से प्रवाहित करेंगे तो ये हो गया 12 वोल्ट का R1 हो गया ये 2 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम। ठीक है। 2 ओम 6 1 तो R जो हो जाएगा ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा R1 + R2 सीरीज में। तो ये हो जाएगा आपको 2 ओम + 6 ओम यानी 8 ओम। 8 ओम। देखिए I बराबर होता है V/R। I बराबर V/R। ठीक है। या V बराबर होता है IR। तो V हो जाएगा 12। ठीक। और R हो जाएगा 8। काटेंगे तो 3/2। ठीक है। 12 क्या हो जाएगा तो 12/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12/8। 12/8 तो V का मान है 12 और R का मान है 8। तो ये हो जाएगा 3/2 1.5 एम्पियर यानी 1.5 एम्पियर कहें तो C ऑप्शन क्या होगा तो इसका C ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए कि सीरीज में जुड़े सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, अतः 6 ओम वाले प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। n समान प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R है का समतुल्य प्रतिरोध होता है n × R। ठीक। अब देखिए कि n समान प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध R है का समतुल्य प्रतिरोध जो है R/N होगा और प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध जो है करता है 69 है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता? C ऑप्शन 2 और 3।
तो देखिए 2 और 3 वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है, यानी आहार श्रृंखला जीवों की ऐसी श्रृंखला है जहाँ सभी जीव अपने भोजन स्रोत के रूप में अगले जीव पर निर्भर होते हैं। जीवों की श्रृंखला विविध जैविक स्तरों पर भाग लेकर आहार श्रृंखला बनाती है। आहार श्रृंखला यह जो है एक जलीय आहार श्रृंखला है, अतः टिड्डा इसका भाग नहीं हो सकता। आहार श्रृंखला जो है 3 में भेड़िया, सांप तथा बाघ सभी मांसाहारी हैं। इसमें घास खाने वाला कोई भी शाकाहारी नहीं है, अतः घास आहार श्रृंखला और तीसरा भाग नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहता आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है, ये होता है प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, और इसमें जो है भेड़िया, घास, सांप, बाघ। ठीक, 70 क्वेश्चन नंबर देखिए 70 है कि निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को चुनिए और उसे सही करके लिखिए। 70 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, पारितंत्र, पर्यावरण के जैविक जो है संगठक, ये गलत युग्म है। जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के संगठक मिलकर किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जैव आवर्धन में भोजन श्रृंखला में हानिकारक रासायनिक पदार्थ की वृद्धि होती है। जलीय स्रोत में नाइट्रेट एवं फॉस्फेट पोषक तत्वों की वृद्धि के कारण जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि सुपोषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वृद्धि सुपोषण कहलाता है। ठीक है, और देखिए जैव आवर्धन जो है भोजन श्रृंखला के, अच्छा इसका जो है सही गलत युग्म को चुनिए और सही करके लिखिए। जैव आवर्धन जो है भोजन श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषी स्तर पर रसायनों का एकत्रीकरण करता है, और जल जीवशाला ये मानव निर्मित एक पारितंत्र है। ठीक है, और पारितंत्र तो बताए हैं कि पारितंत्र जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के संगठक मिलकर जो है किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।